स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पेपर में। जी हाँ दोस्तों, मैं डेली साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो दैनिक समस्थानिक सभी परीक्षाओं को नस्तानाबूद करने के लिए आवश्यक है। मतलब A to Z, SSC, पटवारी, रेलवे, वन रक्षक, जेल पेरी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली SI, PSC, UPSC सभी एग्जामों में जो साइंस से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका फैक्ट लेके आता हूँ डेली 20। मतलब डेली 20 टॉपिक वही होते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन वो होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए और आने वाली सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है। मतलब एक जो स्वस्थ मनुष्य हो जैसे मैं, तो मेरा श्वसन दर कितना हो, मतलब मैं 1 मिनट में कितनी बार सांस लूंगा और छोड़ दूंगा। तो मेरा जो 1 मिनट में सांस लेने की वो रहेगा दर, वो रहेगी 16 से 20 बार। मतलब मैं 16 से 20 बार सांस लूंगा और छोड़ दूंगा, 16 से 20 बार। और यदि एक दिन का पूछे तो एक दिन में व्यक्ति 2200 बार श्वसन करता है, 2200 बार। मतलब मैं एक दिन में कितना श्वसन कर लूंगा, समथिंग समथिंग 2200 बार। और अगर ऐसा पूछ ले कि 2200 बार में कोई व्यक्ति कितनी गैस कर ले सकता है, तो समथिंग समथिंग वो 16 कुंटल गैस ले सकता है, या 1600 केजी, 16 कुंटल या 1600 केजी गैस ले लेगा। मतलब एक व्यक्ति एक दिन में, सॉरी 1 मिनट में जो श्वसन दर होता है उसका वो रहता है 16 से 20 बार 1 मिनट में। और अगर पूरे दिन का पूछे तो 2200 बार श्वसन कर लेता है। मतलब जो मैं रहूंगा ना पूरे दिन में 2200 बार श्वसन कर लूंगा। और यदि पूछे कि कितनी गैस ले लेता है 2200 बार में, समथिंग समथिंग 1600 केजी। अब आप तो ये सोच रहे होंगे 1600 केजी गैस ले ली तो मैं तो बहुत बड़ा हो जाऊंगा। ऐसे नहीं, तो आप छोड़ते भी तो छोड़ते तो 1600 केजी ऐसे लेते हैं। और यदि पूछ ले कि ऑक्सीजन कितना लगता है, समथिंग समथिंग 2 से 3 लीटर, 2 से 3 लीटर जो शरीर को चलाने के लिए ऑक्सीजन होता है, इतना व्यक्ति ले पाता है एक दिन में। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है। मतलब जो हमारा यूरिन होता है वो पीला किसके कारण होता है। तो जो हमारा यूरिन होता है उसका पीला रहने का कारण है यूरोक्रोम। जो यूरोक्रोम होता है ना, इसके कारण हमारा यूरिन रहता है ना, ये पीला होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो आपका यूरिन होता है मूत्र, उसमें से बदबू किस गैस के कारण आती है, तो जो बदबू आती है ना वो अमोनिया गैस की आती है। किसके कारण आती है? अमोनिया गैस। जो अमोनिया गैस होती है ना, ये आपके यूरिन में से बदबू दिलाती है। कौन सी गैस? अमोनिया गैस। यदि कोई आपसे पूछ ले कि मूत्र का पीएच मान कितना होता, तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। कितना होता है मूत्र का पीएच मान? 6। जो हमारा पीएच मान होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 6। मतलब जो यूरिन है उसका पीएच मान कितना होता है? 6। उसके बाद है शरीर के ताप को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है। मतलब जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है ना, इस शरीर, इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका जो ताप होता है, उसको शरीर की कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो वो होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग है ना शरीर के ताप में ना मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को लगा देते, जबकि पूरी पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर को कंट्रोल करती है, ना कि हमारे तापमान को नियंत्रित करती। तो तापमान को नियंत्रित कौन सी करती? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये बहुत बार पूछा गया है कि शरीर के तापमान को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मतलब जो एक मानव शरीर है ना, इसका वजन कितना होता है। दोस्तों जो मानव शरीर का मस्तिष्क का वजन है ना, देखो सब कुछ व्यक्ति छोटे होते हैं, कुछ व्यक्ति बड़े होते हैं, लेकिन समथिंग समथिंग जो एवरेज माना गया है वो 1350 ग्राम को माने गया है। मतलब एक एवरेज, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जिसकी ज्यादा हाइट हेल्थ होगी उसका ज्यादा से भी हो सकता है, समथिंग समथिंग 1400 ग्राम के भी हो सकता है, किसी किसी का 1300 भी हो सकता है, ऐसे थोड़ी कर सकते। लेकिन जो एक एवरेज माना गया है सभी व्यक्ति का, वो माना गया है 1350 ग्राम। मतलब 1350 ग्राम एक समथिंग समथिंग जो मानव मस्तिष्क है उसका वजन होता है। कितना होता है मानव मस्तिष्क का? 1350 ग्राम। जो 1350 ग्राम ये राइट आंसर है। उसके बाद गुर्दे किडनी का भार कितना होता है। गुर्दे बोल दे, वृक्क बोल दे, या किडनी, जो किडनी होती है यहाँ पर होती है, इनका भार कितना होता है, जो आपके यूरिन को, ब्लड को फिल्टर करती है। मतलब जो हमारे शरीर में पानी, बाथरूम रहता है ना, जो पानी रहता है जो पीते हैं, इसको फिल्टर कौन करता है? किडनी करता है। और उसके बाद हमारे जो अपने ब्लड है, ब्लड को फिल्टर कौन करता है? हमारे गुर्दे या किडनी। अब गुर्दे किडनी का भार कितना रहता है, तो 150 ग्राम रहता है। पर ये एक गुर्दे का भार, अगर दोनों गुर्दे का भार पूछे तो 300 ग्राम। कितना हो जाएगा? समथिंग समथिंग एक एवरेज मान के देते, देखो फिक्स नहीं होता, किसी की हाइट हेल्थ, तो वही बता रहा था मैं, हो सकता है ऊपर नीचे। तो जो एवरेज है वो कितना? 150 ग्राम। और दोनों किडनी का पूछ ले तो 300 ग्राम। एक किडनी का भार होता है 250 ग्राम। उसके बाद केमोथेरेपी। केमोथेरेपी का प्रयोग किस में किया जाता है? जो केमोथेरेपी है ना, इसका प्रयोग किस में करते हैं? तो केमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं कैंसर के इलाज में। जी हाँ दोस्तों, जो कैंसर की बीमारी है ना, उसमें कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? कीमोथेरेपी। जो कीमोथेरेपी है ना, इसका इलाज, जो इसका उपयोग है वो कैंसर के इलाज में करते हैं। कौन से इलाज में? कैंसर। अब कैंसर भी आपने पढ़ रखा है, एक ब्लड कैंसर होता है, टिश्यू कैंसर होता है,
उसके बाद है मलेरिया रोग किससे फैलता है, जो मलेरिया होता है ना वो रोग किससे फैलता है, तो मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर फैलाती है उसे, जो मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर है ना ये फैलाती है। मतलब आप समझ रहे होगे कि मादा इन्फ्लुएंजा मतलब पुरुष मच्छर नहीं काटते, जी हाँ दोस्तों ये बात सही है, जो आपको मलेरिया फैलता है ये मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर फैलाती है। मतलब जो पुरुष मच्छर होते हैं ना ये नहीं काटते, क्यों नहीं काटते, जो मादा मच्छर होती है ना इनके डंके का नाम है मेंडेबल, वो मेंडेबल बहुत मजबूत होता है जो हमारी एपिडर्मिस में खोल छिद्र कर देता है और खून पी लेता है। लेकिन जो पुरुष मच्छर होते हैं उनका जो मेंडेबल होता है मतलब उसका डंक वो बहुत कमजोर होता है और वो छेद नहीं कर पाते हमारी ऊपरी त्वचा में, इसलिए खून नहीं पीते। तो जो हमारा खून पीते हैं ना वो मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर होती है और ये मलेरिया रोग फैलता है, इससे कौन सा रोग, मलेरिया रोग फैलता है। और मादा मच्छर क्यों पी पाती, क्योंकि इनका जो मेंडेबल होता है ना ये मजबूत होता है। उसके बाद है हाइड्रोफोबिया बीमारी किससे होती है, मतलब हाइड्रोफोबिया बीमारी में क्या होता है दोस्तों, ऊंचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है, आंख से डर लगता है, ये होती कुत्ते के काटने से। किसके काटने से, कुत्ते के काटने से। जो कुत्ता होता है ना उसके इलाज में पाया जाता है रेबीज वायरस, कौन सा वायरस, रेबीज वायरस या रेब्डो वायरस। तो जो रेब्डो वायरस है ना ये हमारे जब खून में चला जाता है तो हमें बना देता है हाइड्रोफोबिया बीमारी, क्या बना देता है, हाइड्रोफोबिया बीमारी। जिससे क्या होगा, मैं अगर ऊंचाई पे चला जाऊंगा तो मुझे डर लगेगा, पानी में देखूंगा तो डर लगेगा, आंख लगा के तो डर लगेगा, मतलब सभी से इसमें डर लगता है। और यदि ये व्यक्ति हाइड्रोफोबिया का मरीज किसी अन्य व्यक्ति को काट ले तो उसे भी इन सब बीमारियों से डर लगेगा। उसके बाद है हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, मतलब हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, तो जो हीमोफीलिया रोग होता है ना हमारे शरीर में इससे रक्त का थक्का नहीं जमता। मतलब यदि यह अनुवांशिकी रोग है हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है अगर मुझे हीमोफीलिया की बीमारी है तो मेरा ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, मतलब मैं लाइफ अगर मेरा हाथ कट गया तो इसमें से ब्लड निकलता ही रहेगा लाइफ टाइम, कभी ब्लड जब तक कि खत्म ना हो जाए। मतलब बहुत मुश्किल से ब्लड कंट्रोल होता है जिनको हीमोफीलिया की बीमारी होती है। ये पूछा गया है कि जो हीमोफीलिया है ये सबसे पहले किसको हुआ था, तो ये सबसे पहले होता ना ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। किससे होता है, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया। उसके बाद एड्स की जांच किसमें की जाती है, मतलब जो हमारे एड्स होता है, एड्स का फुल फॉर्म तो पता ही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जो HIV वायरस होता है, कौन सा वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तब जो एड्स अगर किसी व्यक्ति को होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, तो जो एड्स अगर किसी व्यक्ति को हो जाता ना तो उसमें एलिसा टेस्ट करते, कौन सा टेस्ट करते, एलिसा। एलिसा टेस्ट से पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति को एड्स है या नहीं। आइए दोस्तों अब देखते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। देखते हैं दोस्तों अब हमारा 11वां प्रश्न, हमारा जो 11वां प्रश्न रहने वाला है ये रहेगा फ्यून का रासायनिक नाम क्या है। जो फ्यून गैस है ना इसका रासायनिक नाम क्या है, बहुत को नहीं पता फ्यून गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्यून गैस का रासायनिक नाम है CFC। CFC बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो फ्यून होती है ना इसी का रासायनिक नाम होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हमारे रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में होती है, जो फ्रिज में हमारी गैस होती है ना वो होती है फ्यून या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। दोस्तों ये CFC इतनी खतरनाक गैस होती है इसके कारण जो हमारी ओजोन परत होती है जीवन रक्षक गैस इसमें क्षरण होने लग गया है, क्षरण। लेकिन जो फ्यून है इसका रासायनिक नाम क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, मतलब ऐसी कौन सी धातु है जिसमें सबसे अच्छी धारा प्रवाह होती है, मतलब धारा का प्रवाह सबसे अच्छा होगा। तो हमारी जो चांदी है, चांदी रहती है ना जिसका संकेत होता है Ag, चांदी है ना इसका चालक बहुत अच्छा है, मतलब चांदी में विद्युत धारा की प्रवाह बहुत अच्छी होती है। एकमात्र धातु है, बहुत सारे लोग है ना अलग लगा देते, बहुत सारे ये सोचते कि जो हमारे तार बने तो तांबा के बने, बहुत सारे सोचते एल्यूमिनियम के बने, लेकिन सबसे अच्छा विद्युत का चालक होती है चांदी। जो यहाँ दोस्तों कौन सी, चांदी। उसके बाद सबसे हल्का तत्व कौन सा है, मतलब प्रकृति में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन है ना ये सबसे हल्का तत्व, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन। बहुत सारे हीलियम को लगा देते, हीलियम को इसलिए लगा देते, उनने बहुत जगह पढ़ रखा है कि वायुयानों के टायरों तथा गुब्बारों में कैंसी गैस भरी जाती है तो उसमें हीलियम गैस होती है। दोस्तों हीलियम होती है हल्की होती है, लेकिन हाइड्रोजन से हल्की नहीं होती, सबसे हल्का कौन है, हाइड्रोजन। उसके बाद से ठोस पदार्थों का ठोस से गैस में बनना, मतलब जो ठोस पदार्थ है ना उनका ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में ना परिवर्तित होते हुए सीधा गैसीय अवस्था में चले जाना। द्रव से द्रव में नहीं बनेंगे, ठोस से डायरेक्ट गैस में। मतलब जो अगर मेरे पास कोई सा पदार्थ है ठोस से डायरेक्ट चले जाएगा गैस में, तो किस क्रिया का उदाहरण है, तो वह ऊर्ध्वपातन क्रिया। ऊर्ध्वपातन क्रिया का उदाहरण किसका है, ऊर्ध्वपातन। और उदाहरण देखें तो हमारा कपूर, उदाहरण क्या, कपूर। जो हमारा कपूर होता है ना दोस्तों आपने देखा होगा ये ठोस रहता है और आप जैसे जलाते हो ये पिघलते तो है डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद
प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा? मतलब जो वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला बनाई गई ना, उसमें पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा बनाया गया था? तो कार्बनिक पदार्थ जो बनाया गया था ना, वो था यूरिया। जी हाँ दोस्तों, यूरिया एकमात्र ऐसा तत्व है जिसे प्रयोगशाला में सबसे पहले बार बनाया गया था। इससे पहले बहुत सारे तत्व तो बहुत सारे बने, लेकिन यूरिया को सबसे पहली बार बनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? मतलब देखो, एक तो होती है सामान्य वर्षा, जिसका पानी सबसे शुद्ध होता है, लेकिन जो अम्ल वर्षा होती है, जैसे हमारा प्रदूषण होता है, दिल्ली में होती है, हमारे प्रदूषण, इस अम्ल वर्षा के कारण हमारे ताजमहल का रंग भी पीला पड़ने लग गया है थोड़ा थोड़ा। तो उसमें अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन कौन सी गैस होती है? SO2, सल्फर और N2, मतलब नाइट्रोजन। सल्फर और नाइट्रोजन दो ऐसी गैस होती है जो अम्ल वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होती है। इनसे हमारा जो पानी है ना, इसकी अम्लता बढ़ती है, मतलब इससे ना अम्लता बढ़ती है, इसलिए अम्ल वर्षा कराती है, सल्फर और नाइट्रोजन। उसके बाद कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो आजकल बरसात होने लगती है, मतलब जो रेन होती है, रेनिंग, या बरसात है ना, कृत्रिम रूप से भी करा सकते हो, आर्टिफिशियल रूप से। आजकल बहुत जगह पर जहां पर बरसात नहीं होते ना, वहां पर सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके, किसका? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा करा दी जाती है। मतलब वहां पर अगर मौसम जो प्रकृति के द्वारा यदि बारिश नहीं हो रही ना, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके क्या करा दी जाएगी? वहां पर कृत्रिम वर्षा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना होता है, मतलब जो प्योर गोल्ड होता है, कितने परसेंट होता है? तो प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है। 24 मतलब 24 कैरेट, मतलब जो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का होता है। कितना का होता है? 24 कैरेट। लेकिन आभूषण कितने कैरेट के बनाए जाते हैं? जो हम आभूषण पहनते हैं ना, महिलाएं पुरुष आभूषण पहनते हैं सोना के, वो 22 कैरेट के बनाते हैं। कितने के बनाते? 22 कैरेट के। और उसमें 2% अशुद्धि मिला दी जाती है। आप अशुद्धि क्यों मिलाते हैं सोने में? दोस्तों, जो सोना होता है ना, ये थोड़ा सा पिघली हुई अवस्था में रहता है। अगर किसी व्यक्ति को 24 कैरेट का अपने हीरा जो सोने से युक्त वो हार बना दिया, तो पिघल जाएगा, मतलब आप उसे आसानी से हाथ से खींच सकते हो। लेकिन उसमें 2% अशुद्धि मिला देंगे, तांबा की मिला देते, चांदी की मिला देते, पीतल की मिला देते। इससे क्या रहता है, जो सोना है थोड़ा सा मजबूत ठोस अवस्था में आ जाता है। उसके बाद इत्र बनाने में किसका प्रयोग किया? मतलब इत्र मतलब सेंट, जो सुगंधित कृत्रिम सुगंधित पदार्थ है इत्र, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारी इत्र होती है ना, मतलब जो सेंट जिसे हम बोलते हैं, उसमें एथिल एसीटेट का प्रयोग करते हैं। एथिल एसीटेट का प्रयोग किसमें करते हैं? इत्र बनाने में। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, एथिल एसीटेट का प्रयोग किसमें करते हैं? इत्र बनाने में करते हैं। उसके बाद जो आज का हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, आदर्श गैस का समीकरण क्या है? मतलब जो आदर्श गैस होती है उसका समीकरण क्या है? तो पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी किसका समीकरण है? ये आदर्श गैस, मतलब एक आदर्श गैस का समीकरण होता है पीवी बराबर एनआरटी। दोस्तों, इसी के साथ अलविदा। 20 क्वेश्चन में फिर लेके आऊंगा, जो आपको सभी कहीं ना कहीं कंपटीशन के सभी एग्जाम में आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।